साथियों नमस्कार। सेल बायोलॉजी के प्रश्नों की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है, लैम्ब्रस गुणसूत्र क्या है? इस विशेष प्रकार के गुणसूत्र या लैम्ब्रस गुणसूत्र की खोज रूकर्ट ने 1892 में की थी और इनका नाम लैम्ब्रस रखा। अधिक पीतक देने वाले अंडे जितने में होते हैं, पीतक युक्त अंडे वाले कुछ पृष्ठवंशियों की डिम्ब कोशिकाओं में दीर्घ आकृति वाले गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटिन अवस्था में इनकी लंबाई में और भी वृद्धि हो जाती है। इसमें डीएनए तथा प्रोटीन का बना हुआ एक मुख्य अक्ष होता है और मुख्य अक्ष से निकले हुए अनेक लूप होते हैं। इन लूपों की उपस्थिति के कारण ही इन्हें लैम्ब्रस गुणसूत्र कहा जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में जो लैंप होता था उसके कांच के गोले को साफ करने के लिए जो ब्रश काम में लाते थे, उसी की भांति इनकी आकृति होने के कारण इनको लैम्ब्रस गुणसूत्र कहा जाता है। ये मछलियों, पक्षियों, एम्फीबिया की डिम्ब कोशिकाओं में लैम्ब्रस गुणसूत्र पाए जाते हैं। भौतिक उत्परिवर्तनज पर टिप्पणी लिखिए। विभिन्न प्रकार के विकिरण उत्परिवर्जनीय गुण रखते हैं। भौतिक उत्परिवर्जन इनको कहते हैं। इन विकिरणों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के भाग हो सकते हैं, जैसे कि दृश्य प्रकाश से कम तरंगदैर्घ्य तथा उच्च ऊर्जा वाले होते हैं, जैसे यूवी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, कॉस्मिक किरणें, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि कणवर्त है, जो रेडियो आइसोटॉप से निकलते हैं, कार्बन 14, हाइड्रोजन 35, सल्फर 60, कोबाल्ट आदि से विघटन से उत्पन्न होते हैं। इन विकिरणों को दो वर्गों में रखा जाता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयनकारी विकिरण और अनायनकारी विकिरण। प्रेरित उत्परिवर्तन क्या है? जब भौतिक या रासायनिक कारकों के उपचार से उत्परिवर्तनों को प्रेरित किया जाता है तो इन कारकों को ऐसे उत्परिवर्तन को प्रेरित उत्परिवर्तन और कारकों को उत्परिवर्तनज कहा जाता है। कारकों की वह क्षमता जो उत्परिवर्तनों को प्रेरित करती है उत्परिवर्जनीय गुण के कहलाती है और प्रेरित उत्परिवर्तन मनुष्य द्वारा क्रियान्वित होते हैं। इनको कृत्रिम तरीकों से प्रेरित किया जाता है। प्रेरित उत्परिवर्तनों को दो अलग अलग तरीकों से उपयोग में लाया जाता है। पहला बायोकेमिकल एवं आनुवंशिक अध्ययनों में और दूसरा फसलों को सुधारने में। उत्परिवर्तनों की 5 आधार पर वर्गीकृत कीजिए। उत्परिवर्तन को वर्गीकरण करने के आधार: उत्परिवर्तन की दिशा के आधार पर, उत्परिवर्तन के कारण के आधार पर, प्रभाविता के संबंध के आधार पर, ऊतक के आधार पर और जीवित रहने के आधार पर। उत्परिवर्तन दिशा के आधार पर फॉरवर्ड उत्परिवर्तन और रिवर्स उत्परिवर्तन, अग्र उत्परिवर्तन और पार्श्व उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण के आधार पर स्वतः उत्प्रेरण और प्रेरित उत्परिवर्तन। प्रभाविता के संबंध के आधार पर प्रभावी उत्परिवर्तन, अप्रभावी उत्परिवर्तन, सप्रभावी उत्परिवर्तन, अपूर्ण प्रभावी उत्परिवर्तन। ऊतक के आधार पर कायिक उत्परिवर्तन और जन्नीय उत्परिवर्तन। जीवित रहने के आधार पर घातक, उपघातक, उपजैविक और सुपरजैविक उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कोई 5 अभिलक्षण लिखिए। सामान्यतः उत्परिवर्ती युग्म विकल्पी उनके वन्य रूप या सामान्य युग्म विकल्पों के प्रति अप्रभावी होते हैं, लेकिन कुछ उत्परिवर्ती प्रभावी होते हैं, जैसे कि ड्रासोफिला में खांचदार पंख। उत्परिवर्तन एक यादृच्छिक परिघटना है। उत्परिवर्तन किसी भी जीन में हो सकता है। इस प्रकार एक जीन का उत्परिवर्तन पूर्ण रूप से संभावित मात्र होता है। अधिकतर उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ लाभदायक भी होते हैं। लाभदायक उत्परिवर्तनों की आवृत्ति 0.1% है, जो समस्त प्रेरित उत्परिवर्तन होते हैं। लाभदायक उत्परिवर्तनों को फसल सुधार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उत्परिवर्तन पुनरावर्ती होते हैं, यानी समान उत्परिवर्तन एक पीढ़ी की अलग अलग व्यवस्थियों में हो सकते हैं। प्रकृति में उत्परिवर्तन बिना किसी ज्ञात कारण के बहुत कम बारंबारताओं में मिलते हैं, जिन्हें स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। स्वतः उत्परिवर्तन क्या है? प्रकृति में किसी भी अस्पष्ट या अज्ञात कारण से जो उत्परिवर्तन होते हैं, अर्थात उन्हें किसी उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है, ऐसे उत्परिवर्तनों को स्वतः उत्परिवर्तन कहा जाता है। स्वतः उत्परिवर्तन के निम्नलिखित स्रोत हो सकते हैं, जिसमें पहला स्रोत है डीएनए प्रतिकृति के दौरान त्रुटियों को होना, जीवों के प्राकृतिक वातावरण में व्याप्त उत्परिवर्तनीय प्रभावों के कारण, सारों के ऑक्सीकरण के कारण क्षति होने से, स्थानांतरणशील तत्वों की क्रिया से
और सामान्य कोशिकीय घटनाओं के द्वारा सबसे उत्परिवर्तन आते हैं। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? सजीवों में आनुवंशिक पदार्थ का वितरण और प्रकृति इतनी विविधपूर्ण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाएं प्राय बिना किसी परिवर्तन के संचरित होती है। लेकिन कभी कभी आनुवंशिक पदार्थ के संचरण की इस प्रक्रिया में या आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति और वितरण दोनों में दोष हो जाते हैं, जो कि जीव के गुणों में अचानक वंशागत परिवर्तनों को उत्पन्न करते हैं। ऐसे परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। जो परिवर्तन जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में प्रसिद्ध होता है, इन्हें वंशागत कहते हैं, और जो व्यष्टि इन परिवर्तनों को धारित करती है उसे उत्परिवर्ती कहते हैं। उत्परिवर्तन के आणविक आधार क्या है? उत्परिवर्तन का आणविक आधार डीएनए अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन है, जो न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं। ये परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन, एकल न्यूक्लियोटाइड का परिवर्तन, विलोपन, न्यूक्लियोटाइड्स का हटना, जोड़, न्यूक्लियोटाइड्स का जोड़ना के रूप में हो सकता है। ये परिवर्तन जीन के कार्य पर प्रभाव डालते हैं, कभी कभी रोग या विकास संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है? बिंदु उत्परिवर्तन तब होता है जब डीएनए अनुक्रम में एक ही न्यूक्लियोटाइड बदल जाता है। इसमें या तो न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन हो जाता है, समानांतर परिवर्तन, विलोपन या जोड़ शामिल हो सकता है। इस प्रकार के उत्परिवर्तन जीन के उत्पाद में परिवर्तन हो सकता है, जो प्रोटीन की संरचना और कार्य पर असर डाल सकता है। कभी कभी ये परिवर्तन हानिकारक हो सकता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में। उत्परिवर्तन कैसे होता है और उनके क्या कारण हो सकते हैं? उत्परिवर्तन डीएनए में विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि त्रुटिपूर्ण डीएनए प्रतिकृति, रेडिएशन विकिरण, रासायनिक पदार्थों से संपर्क या वायरस। कुछ उत्परिवर्तन स्वतः स्फूर्त होते हैं, जबकि कुछ बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं। ये उत्परिवर्तन जीन की संरचना को बदल देते हैं, जिससे प्रोटीन के संश्लेषण या कार्य में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्नों की श्रृंखला में कोशिका विज्ञान की 5 यूनिट से प्रत्येक यूनिट से 30-30 प्रश्न को हल कराते हुए 3×15 150 क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर दिए हैं। साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप इन वीडियो को सुनकर इन प्रश्नों को रट लें। परीक्षा में ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।